Hello everyone. So welcome to my channel कुछ काम का ज्ञान. Okay, so let's start. So finally today we are going to start your first chapter of class 8, which is crop production and management. Okay, so in this chapter the topic which are going to cover today is only season based crop and then agriculture activity. We are going to discuss some of the agriculture activity और बाकी rest जो chapter होगा हम लोग हमारे next lecture में start करेंगे. Okay, before starting I want to discuss with you, do you know what is crop or do you know what is agriculture? No, बिफोर स्टार्टिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इन दोनों के बारे में पता हो कि एग्रीकल्चर क्या होता है एंड हमारा दैट इज क्रॉप क्या होता है. देखो बेटा, जब हम लार्ज स्केल पे क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो अभी हमें क्रॉप के बारे में नहीं समझना. जब हम लार्ज स्केल पे क्रॉप को ग्रो करते हैं प्लस एनिमल्स को भी रेयर करते हैं, so that process is known as agriculture. So on the large scale area, growing and or producing the crop and rearing the animals are known as agriculture. सेकेंड वर्ड आता है कि भाई मैम एग्रीकल्चर में हम लोग क्रॉप को ग्रो करते हैं, बट व्हाट इज क्रॉप? ओके, सो देखो बेटा, हमारे घर में गार्डनिंग भी होती है. अगर जिसके पास एरिया होता है तो वो गार्डन में कभी टमाटो, कभी क्या कभी क्या कभी पोटैटो ग्रो करते हैं. सो इट डजंट मीन्स कि हम उसको खेती बाड़ी बोल देंगे, है ना. नो, एग्रीकल्चर इज खेती बाड़ी. तो हम खेत किसको बोलते हैं? हम छोटे से गार्डन को तो खेत नहीं बोल देते हैं ना, कि जस्ट वहां पे मम्मी देखो प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं तो दिस इज क्रॉप, या सॉरी दिस इज फील्ड, है ना, कि ये तो खेत नहीं बोलते ना. बिकॉज कहीं ना कहीं समवेयर वी नो कि हमारा खेत वो है जब लार्ज एरिया में जब हमें फसल ही फसल सेम टाइप की ग्रो होती हुई दिखती है. तो वो फसल है क्या? वो हमारी बेसिकली इन इंग्लिश क्रॉप ही है. ओके, सो जब हम लार्ज एरिया पर सेम टाइप ऑफ प्लांट को ग्रो करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? क्रॉप. लेट्स बिगिन. सो क्रॉप हमारे ऑन द बेसिस ऑफ सीजन बेटा तीन टाइप में डिवाइड किए जाते हैं. ओके, सो बेसिकली आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ही इस चैप्टर से पूछा जा सकता है, व्हाट इज एग्रीकल्चर. सेकंड आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज क्रॉप. तो हमें पता चल गया कि भाई लार्ज एरिया पर अगर आप क्रॉप भी ग्रो कर रहे हो, एनिमल्स को भी रेयर कर रहे हो, तो आप एग्रीकल्चर कर रहे हो. सेकंड, अगर आपसे पूछा जाएगा क्रॉप तो आप उसका भी आंसर दे सकते हो. ठीक है, कि जब लार्ज स्केल एरिया पर सेम टाइप ऑफ प्लांट को हम जब ग्रो करते हैं तो हम बोलते हैं उसे क्रॉप. ओके, नेक्स्ट इज, अब आपसे पूछा जा सकता है बेटा इसके बाद कि ऑन द बेसिस ऑफ सीजन जो क्रॉप्स होते हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं. ठीक है, हमारे जो क्रॉप्स होते हैं वो अलग अलग क्रॉप अलग अलग सीजन में ग्रो होता है. अगर सोचो आम हर सीजन में ग्रो होते हैं तो हमें गर्मियों की सीजन में आम नहीं, हमें सर्दियों में, बारिश में, हर टाइम पे आम खाने को मिलते हैं. ठीक है, तरबूज हो गया, मस्क मैलन, ये सारी चीजें हमें स्पेसिफिक सीजन वाइज मिलती हैं. व्हाई? बिकॉज उनका एक टेम्परेचर नीड्स है, उनका एक दैट इज सीजन है जिसमें ही वो खुद से ग्रो हो सकती है. ठीक है, सो दैट इज सीजन बेस्ड क्रॉप. तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट हमने क्रॉप को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, जो बारिश में ग्रो हो रही है तो हमने उसे बोल दिया रेनी सीजन क्रॉप, तो हमने उसे दूसरा नाम दे दिया विच इज खरीफ क्रॉप. जो गर्मियों में ग्रो हो रही है तो हमने उसको नाम दे दिया जेड क्रॉप. जो विंटर सीजन में ग्रो हो रही है तो हम उसको बोलते हैं विंटर क्रॉप, तो हमने उसके लिए नाम दे दिया विच इज राबी क्रॉप. चलो आगे चलते हैं. तो अगर हम राबी की बात करें बेटा, तो ये जो होती है ना राबी, ये क्रॉप ग्रो होती है विंटर सीजन में. इसलिए प्लीज ध्यान रखिएगा कि इसे विंटर क्रॉप भी बोलते हैं. अगर इनडायरेक्टली टीचर आपसे पूछते हैं कि विंटर क्रॉप कौन सी क्रॉप होती है तो आपको आंसर करना है दैट इज राबी. राबी जो होती है बेटा हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मतलब होता है कटिंग ऑफ क्रॉप. जब क्रॉप मेच्योर हो जाती है तो हम उसे कट कर देते हैं, तो उसे हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं. तो इनका हार्वेस्टिंग कब हो जाता है? समर में ही हो जाता है. नेक्स्ट हम आते हैं बेटा हमारे खरीफ क्रॉप पे. तो खरीफ क्रॉप जो होती है ना वो ऑन द ऑनसेट ऑफ मॉनसून. एक्चुअली खरीफ क्रॉप को ना बहुत सारा पानी चाहिए होता है, तो पानी चाहिए होता है तो उनको मॉनसून टाइम पे ही ग्रो किया जाता है. एंड जब हमारे दैट इज मॉनसून थोड़ा बहुत खत्म होने लगता है, विंटर सीजन आने लगता है, सितंबर अक्टूबर तक उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है.
इनके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एनसीईआरटी में भी कई जगहों पे पूछा गया है कि नेम टू या गिव टू एग्जाम्पल ऑफ राबी क्रॉप, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। एंड इसके अलावा मैच द फॉलोइंग में भी आपको वीट एंड मेज जैसे लिख दिया, एंड आपको कनेक्ट करना है कि भाई ये खरीफ है या मैच करना है कि राबी है। तो ऐसे क्वेश्चंस इस टॉपिक से कई सारे बनेंगे, तो हमें उनके एग्जाम्पल्स को भी याद रखना है। सो व्हीट हो गया, बार्ले हो गया, पीस हो गया, ग्राम एंड मस्टर्ड, दीज ऑल एग्जाम्पल ऑफ राबी। एक चीज याद रखना बेटा, व्हीट एंड राइस में कभी कंफ्यूज मत होना। देखो, आर फॉर राबी, ठीक है, आर फॉर राबी एंड आर फॉर राइस। तो हमें क्या करना है ना कि देखो, आर और आर कभी नहीं मिलेंगे, राबी एंड राइस कभी नहीं मिलेंगे। तो अगर राबी सीजन में राइस ग्रो नहीं होगा तो क्या ग्रो होगा? गेहूं, विच इज व्हीट। तो राबी में होगा व्हीट ग्रो, एंड खरीफ विच इज के, तो के साथ तो आर आ सकता है ना, तो के साथ, खरीफ के साथ ग्रो होगा राइस। तो हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग मैच करेंगे। तो इससे ट्रिक से आपको याद रहेगा कि हमें विच इज, कि हमारा जो ये है राबी, उसमें राइस नहीं आता है और खरीफ में हमारा राइस आता है। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको एक एग्जाम्पल तो याद रहेगा, व्हीट एंड राइस। इसके अलावा बार्ले, पीस, ग्राम आप लर्न कर सकते हैं फॉर राबी एंड मेज, पैडी। पैडी इज बेसिकली बेटा राइस क्रॉप। होता क्या है ना कि राइस और कुछ ऐसे राइस जैसे ही कुछ प्लांट्स हैं या क्रॉप्स हैं जिनको आप डायरेक्टली सीड्स के थ्रू ग्रो नहीं कर सकते हो, तो उनको किसी और जगह पे डेवलप किया जाता है छोटे छोटे प्लांटलेट्स में, एंड देन फिर उसको फील्ड पे ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो हम उस प्रोसेस को ट्रांसप्लांटेशन भी बोलते हैं। तो हम लोग जो राइस का प्लांटलेट बनाते हैं उसको नाम देते हैं पैडी। इसलिए कभी भी राइस क्रॉप नहीं बोला जाता है, हमें राइस मिलती है पैडी से, तो हम उसको बोलते हैं पैडी क्रॉप। ओके, सो पैडी, मेज, जोवर, बाजरा, तूर, मूंग, कॉटन, जूट, सोयाबीन, ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ खरीफ सीजन। थर्ड आता है बेटा जेड। जेड इज बेसिकली फ्री पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि देखो जो मेन क्रॉप होती है वो राबी एंड खरीफ ही होती है, बट उसके बीच में जब फार्मर्स के पास टाइम बच जाता है तो वो उसको यूटिलाइज करते हैं एंड कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए कुछ क्रॉप को ग्रो करते हैं, विच इज नोन एज जेड। जेड बेसिकली बहुत शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर होता है जब ग्रो किया जाता है इनको। इनके एग्जाम्पल होते हैं बेटा वाटरमेलन, मस्क मैलन, कुकुम्बर। आपने देखा ही होता होगा कि बहुत गर्मियों के टाइम पे तरबूज, खरबूजे एंड ये सब आते हैं, तो बिकॉज वो क्योंकि पार्ट ऑफ जेड क्रॉप है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नाउ हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अब देखो, एग्रीकल्चर में हम क्रॉप को ग्रो करते हैं ऑन अ लार्ज स्केल। दिस इज नॉट अ इजी टास्क कि हमने जस्ट एक लैंड खरीद लिया और कुछ सीड्स खरीद लिए और जस्ट सीड्स को सो कर दिया और हमारे खुद ब खुद प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे। नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट प्रोसेस। देखो, हमारी पूरी की पूरी पॉपुलेशन सिर्फ फार्मर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है फॉर दिस फूड। ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है कि फार्मर्स हमारे लिए क्रॉप ही तो ग्रो कर रहे हैं, बट नो, दैट ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इज वेरी हार्ड प्रोसेस। उसमें मल्टीपल स्टेप प्रेजेंट होते हैं, हर टाइम पीरियड पे क्रॉप्स का बहुत अच्छे से ख्याल करना पड़ता है। ओके, सो आज हम वही देखने वाले हैं कि आखिर फार्मर्स जो क्रॉप को ग्रो करते हैं तो वो कौन सी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। तो एग्रीकल्चर और ग्रोइंग ऑफ क्रॉप के टाइम पे जो भी एक्टिविटीज होती हैं, दैट एक्टिविटीज आर नोन एज एग्रीकल्चर एक्टिविटी। सबसे पहली एग्रीकल्चर एक्टिविटी बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं विच इज प्रीपरेशन ऑफ सॉइल। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम कहीं भी जाते हैं तो पहले तैयार होकर जाते हैं। तो व्हाट इज तैयार होना, कि हम प्रिपेयर होकर जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि कहीं भी उठकर चले जाएंगे। वैसे ही फार्मर्स भी ऐसा नहीं है कि किसी भी टाइप की सॉइल में जस्ट सीड्स को सो करके एंड उसमें ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। दे नीड टू प्रिपेयर द सॉइल। सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है ताकि वो ग्रोइंग ऑफ क्रॉप के लिए क्या हो जाए, तैयार हो जाए। So in preparation of soil, basically soil is prepared before sowing the seeds. The soil is loosened to increase the absorption of water. जो soil होती है वो लूज की जाती है ताकि वो वाटर को ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। लूजनिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल एड ह्यूमस एंड न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल दैट इंक्रीज क्रॉप यील्ड। होता क्या है ना, बेसिकली देखो बेटा, ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, ऐसे डिफरेंट हॉरिजन लेयर्स होती हैं। अब पहली वाली टॉप सॉइल में बहुत
सारे न्यूट्रिएंट्स थे, पर हमने एक साल उसमें क्रॉप ग्रो कर लिया तो सारे न्यूट्रिएंट्स यूज हो गए। अब जो ऊपर के न्यूट्रिएंट्स थे वो तो हो गए खत्म, थोड़े न्यूट्रिएंट्स नीचे सेटल डाउन हो गए। अब मुझे फिर से क्रॉप ग्रो करनी है, अगर मैंने सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में ही ग्रो कर दिया तो उसमें तो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे। तो लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल होता है, जो दो प्रोसेस होते हैं जो कि फॉलो होते हैं इन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसमें जो नीचे वाली लेयर है जिसके अंदर मिनरल्स हैं उनको मिक्स करके लाया जाता है ऊपर की तरफ, जो कि क्या करता है, मेन्योर ऐड करता है सॉइल में। तो ऐसा नहीं है कि हम अलग से मेन्योर को ऐड करें, वो बाद का प्रोसेस है, बट यहाँ हम नीचे के मिनरल्स एंड सॉरी नॉट मिनरल्स, मेन्योर और जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको नीचे से ऊपर लेकर आता है सो दैट वो इजिली सॉइल में मिक्स हो जाए। इसके अलावा बेटा देखो, आपने कभी ना कभी तो लाइफ में ये सुना होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अर्थवर्म आर फार्मर्स फ्रेंड। तो वो फार्मर के फ्रेंड होते हैं। अब वो कहाँ रहते हैं फार्मर्स के फ्रेंड? सॉइल में। तो अगर हम बोल रहे हैं पॉजिटिव सेंस में कि भाई ये फार्मर्स के फ्रेंड है तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब इनके लिए क्या होता है ना, इनको रहने के लिए सॉइल में स्पेस तो चाहिए। अगर सॉइल बहुत ज्यादा जमी होगी तो हमारे रूट्स को एयर चाहिए, उनको एयर चाहिए, उनको अंदर जाने में सॉइल के लिए स्पेस चाहिए। तो लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल से एक तो बेनिफिट ये होता है कि वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं नीचे के वो ऊपर आ जाते हैं, तो यूनिफॉर्मली न्यूट्रिएंट मिक्स हो जाता है। सेकेंड होता है न्यूट्रिएंट मिक्सिंग के बाद जो हमारी सॉइल में एयर पर्कुलेशन और ये सारी चीजें अगर कम है तो उसके लिए वो एयर स्पेसेस बना देता है, सॉइल को लूज कर लेता है, जिसमें एयर आराम से पर्कुलेट कर सकती है, वाटर इजीली पर्कुलेट कर सकता है। तो मिक्सिंग ऑफ एयर, मिक्सिंग ऑफ वाटर इजी हो जाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर रूट्स के लिए बहुत इजी हो जाता है। ओके, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल तो है ही है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रिपरेशन एंड सॉइल के डिपेंड करती है, ठीक है। सो दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये बेटा प्लो है, दिस इज द टूल, ट्रेडिशनल टूल जिसे यूज किया जाता था फॉर दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसके अलावा लेवलिंग भी की जाती है। लेवलिंग बेसिकली होती है कि कभी कभी क्या होता है ना, मिक्सिंग ऑफ दिस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के टाइम पे बड़े बड़े मोटे मोटे सॉइल क्रम्स रह जाते हैं, तो उन सॉइल ग्रेन्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए देयर इज अ टूल लेवलर जो कि उसको प्रेस कर देता है, जिसकी वजह से सॉइल क्रम्स जो होते हैं वो छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं। Okay, so tilling and loosening the soil is done by plow. Okay, this is plow which is pulled by a pair of bulls. अब क्या होता है ना बेटा, इस प्लो में बुल्स से ऐसे इनको कनेक्ट कर दिया जाता है, बिकॉज एक ह्यूमन बीइंग के लिए इतना पूरा खींचना पॉसिबल नहीं हो पाता है, उसके लिए थोड़ा और दैट इज मैकेनिकल सपोर्ट या स्ट्रेंथ चाहिए होती है, तो उसके लिए बुल्स में इनको कनेक्ट किया जाता है सो दैट वो उनको क्या करे, दैट इज कैरी करे एंड उसको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल प्रोसीड अप करें। ओके, आई होप बेटा आपको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल समझ आ गया होगा। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टूल प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए यूज हो रहा है, दूसरा उसकी इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस मैंने बता दी कि वो एयर के लिए स्पेस क्रिएट करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आराम से रह पाते हैं, वाटर एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है सॉइल का, न्यूट्रिएंट इजीली मिक्स हो जाते हैं। ओके, दैट्स ऑल इज इनफ। नेक्स्ट हम लोग स्टेप पढ़ने वाले हैं बेटा आज सोइंग। सोइंग इज बेसिकली सीड्स को हमारे फील्ड में सो करना। सीड को सो करना मतलब लाइक सोइंग को इंग्लिश में हम बोलेंगे, सोइंग इज अ प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीड्स इन द सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप। ओके, सीड को सॉइल में पुट करना ताकि क्रॉप्स ग्रो हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सोइंग। सोइंग में जो हम सीड्स लाते हैं, सोइंग में जो हम सीड्स लाते हैं बेटा, 1 सेकेंड, लेट मी रेज दिस। सो हम जो सीड लाते हैं, ये जो सीड्स होते हैं बेसिकली, जो सीड्स लाते हैं उनमें 3 क्वालिटीज चेक होती है बेटा। सीड्स की 3 क्वालिटीज चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो हमें पता होना चाहिए कि सीड जो है वो हमें क्या दे, हायर ईल्ड दे।
हायर यील्ड मतलब जब हम उसे ग्रो करें तो उससे जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा जो सीड्स है वो बेटा डिजीज रेजिस्टेंस होना चाहिए। डिजीज रेजिस्टेंस मतलब कि अगर मान लो कि कोई भी डिजीज मतलब ऐसा नहीं हो कि अगर वो किसी भी वायरस या बैक्टीरिया के जस्ट कांटेक्ट में आए और वो क्रॉप डिजीज्ड हो जाए। तो ज्यादातर हमारे जो सीड्स हैं वो डिजीज रेजिस्टेंस होने चाहिए। ओके, एंड हायर यील्ड प्रोवाइड करने चाहिए। इसके अलावा वाइडर एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। वाइडर एडेप्टेबिलिटी होता है बेटा कि ज्यादा से ज्यादा एडेप्टेबल हो। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी एक स्पेसिफिक सॉइल के लिए सीड को खरीद लिया बट मैं उसमें ग्रो नहीं कर पाई है, सॉइल में थोड़े से चेंजेस आ गए, वेदर में टेम्परेचर में चेंजेस आ गए तो वो सीड्स खराब हो जाए। वाइडर एडेप्टेबल हो, अगर कुछ सर्कमटेंसेस आ रहे हैं कंडीशंस के अंदर तो उसमें भी वो अडेप्ट करे एंड ग्रो कर जाए। तो ये तीन जो सीड्स की दैट इज क्वालिटी होती है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो हायर यील्ड हो, दूसरा क्या होना चाहिए, वाइडर एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, एंड थर्ड क्या होना चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंस होना चाहिए। ओके, ना सेकेंड देखो, हमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वन नीड्स टू यूज द क्वालिटी सीड्स फॉर सोइंग। हमें क्वालिटी सीड्स को क्या करना चाहिए, सो करना चाहिए। तो जब भी आप मार्केट जाओ सीड्स को खरीदने तो तीन स्पेसिफिक क्वालिटीज तो आप चेक करके आओगे। एक तो हायर यील्ड, दूसरा वाइडर एडेप्टेबिलिटी, थर्ड दैट इज डिजीज रेजिस्टेंस। इसके अलावा अगर आप घर में चेक करना चाहते हो कि सीड्स कैसे हैं, अच्छे हैं, ब्रोकन हैं या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सीड टेस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक टेस्ट कर सकते हैं। अब टेस्ट कैसे हो सकता है, देखो, अगर आप एक बीकर लो जिनमें आप कुछ सीड्स को पुट करो, तो ये सीड्स जो होंगे पानी में जाते ही अगर वो गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स हैं तो वो नीचे की तरफ क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। ओके, सिंक कर जाएंगे। बट अगर वो अच्छी क्वालिटी के सीड्स नहीं है तो वो क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट फ्लोटिंग। ओके, if they are good quality seeds so they will sink at the bottom, नीचे दैट इज नीचे तैर तैर कर नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। और अगर वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है, ब्रोकन है, तो वो ऊपर की तरफ फ्लोट करने लग जाएंगे। राइट, नाउ दिस इज द वे जिसमें हम सीड टेस्ट, इसे बोलते हैं बेटा सीड टेस्ट, जिसमें हम क्वालिटी ऑफ सीड को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सोइंग जो है बेटा वो मैन्युअली भी किया जाता है, मैकेनिकल इक्विपमेंट के साथ भी किया जाता है, जस्ट लाइक सीड ड्रिल। तो ये जो इमेज में शो किया गया है दिस इज सीड ड्रिल। अगर मैं आपसे बात करूं बेटा सोइंग की, तो सोइंग पहले के टाइम पे मैन्युअली किया जाता था, जैसे बोला जाता था ब्रॉडकास्टिंग। तो ऐसे हाथों से ऐसे दूर फेंक दिए जाते थे सीड्स। बट उससे क्या होता था ना कि सीड्स एक जगह पे इकट्ठे ज्यादा हो जाते थे, तो एक जगह पे तो सीड ट्रैफिक हो रहा है और कुछ कुछ जगहों पे बिल्कुल ही सीड्स नहीं पहुंचे जहां पे होने चाहिए थे। प्लस वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते थे, ऊपर ऊपर रह जाते थे, तो क्रो आकर सीड्स को खा जाते थे, जिनके लिए स्केयर क्रो लगाया जाता था ना, ऐसा पहन कर मटकी वटकी और ऐसा ह्यूमन बींग जैसा खड़ा किया जाता था, तो उसके लिए ही किया जाता था। तो ये प्रॉब्लम्स को इजी गोइंग करने के लिए एंड डिक्रीज करने के लिए फिर मैकेनिकल इक्विपमेंट्स आए, जिसमें आया सीड फनल। सीड फनल बेसिकली सीड ड्रिल का था, बट सीड ड्रिल इज ट्रैक्टर ड्राइवन, मतलब ट्रैक्टर के पीछे कनेक्ट हो जाता है, बट वो बहुत इजीली सीड्स को दैट इज सो करता जाता है, सो करता जाता है विद अ फास्ट नंबर। ठीक है, बट जो हमारा सीड फनल था वो ह्यूमन बींग्स के थ्रू लगता था। तो ह्यूमन बींग्स एक एक सीड फनल से क्या होते थे, सीड फनल में एक फनल होता था जो दो पाइप्स में डिवाइड हो जाता था, तो उसको पुश करा जाता था सॉइल के अंदर एंड देन उसमें सीड्स डाल दिए जाते थे, तो फनल से सीधा सीड्स उन दोनों पाइप्स के थ्रू सो हो जाता था। दैट्स गुड। बट सोचो ना, दो दो सीड्स को आप ग्रो कर रहे हो, तो वो बहुत लेबर और बहुत टाइम कंज्यूम करता था। तो सीड ड्रिल इज द बेस्ट ऑप्शन जो अभी लेटेस्ट एज अ मॉडर्न इक्विपमेंट जो हम यूज करते हैं। थोड़ा ट्रेडिशनल मैकेनिकल इक्विपमेंट था सीड फनल, एंड उससे पहले हुआ करता था मैनुअली बाय हैंड्स, जिसे हम बोलते थे ब्रॉड कास्टिंग। इसके अलावा स्टूडेंट्स देखो, सोइंग के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट ऑफ सीड ड्रिल। तो बेसिकली सीड ड्रिल जो होता है ना वो सीड्स को अपने इक्वल डिस्टेंसेस पर सो करता है, एक दैट इज गुड डेप्थ पर सो करता है, जिससे बर्ड्स वगैरह नहीं खा पाते, एंड डिस्ट्रीब्यूशन इजी होता है, लेबर वर्क कम लगता है और टाइम भी कम कंज्यूम होता है। दीज आर ऑल बेनिफिट ऑफ यूजिंग सीड ड्रिल।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच इज एडिंग ऑफ मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, तो जैसे हमें ग्रो करने के लिए खाना और पीना चाहिए, वैसे प्लांट्स को भी खाना एंड पीना चाहिए। तो खाने में वो कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं बेटा उन्हें। ओके, दे नीड सम ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कुछ स्पेसिफिक उन्हें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जिन्हें वो क्या करते हैं, एज इन ईटिंग यूज करते हैं। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं एन, पी एंड के। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, कुछ होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। ओके, सो अब मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, तो अलग अलग चीजें हम क्यों ऐड कर रहे हैं। तो न्यूट्रिएंट्स तो मैंने बता दिया, जैसे हमें ग्रोथ के लिए फूड चाहिए, वैसे प्लांट्स को भी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। जो सबसे ज्यादा मैक्रो न्यूट्रिएंट है, जो सबसे ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, वो होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। अब होता क्या है ना बेटा, जो मेन्योर होता है, दिस इज अ नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल। ये नेचुरल ना ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। अब नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल है तो अच्छा है, बट इसमें क्या होता है ना, ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होता, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इतने अच्छे अमाउंट में नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसकी क्वालिटीज बहुत ज्यादा होती है। ये सॉइल के अंदर ह्यूमस ऐड करता है, सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। यू कैन सी हियर, देखो ये मेन्योर ऐड किया हुआ है, सॉइल का टेक्सचर कितना अच्छा है ना, सॉइल का टेक्सचर कितना अच्छा है, देखो। इसके अलावा ये सॉइल में ह्यूमस भी ऐड करता है, और क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी इसके अंदर ग्रो होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे उसी का ही क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ये ऑर्गेनिक बिल्कुल भी नहीं है, दिस इज इनऑर्गेनिक। व्हाट इज दिस, दिस इज कंप्लीटली इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक होता है बेटा, इनऑर्गेनिक के साथ साथ, ओके, सो दिस इज इनऑर्गेनिक सॉल्ट, जबकि ये क्या होता है, हमारा ऑर्गेनिक होता है। दिस इज ऑर्गेनिक सॉल्ट। ये फार्मिंग एरिया में भी बनाया जा सकता है, फार्म एरिया में भी मैन्योर को प्रोड्यूस किया जा सकता है, जबकि इसको हम कहाँ बनाते हैं, लेबोरेटरीज में बनाते हैं। दिस इज मैन्युफैक्चर्ड इन लेबोरेटरीज। बस इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो होता है ना बेटा, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर्स को बहुत यूज किया जाता है, वो होता है कि ये ग्रोथ बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं। ये जो ग्रोथ प्रोवाइड करता है वो मेन्योर नहीं कर सकता। एकदम से प्लांट यूं ग्रो करता है ना, बिकॉज ऑफ ओनली फर्टिलाइजर्स। क्योंकि जो बहुत ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना प्लांट को, ये बहुत इजीली उन्हें प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यही है कि ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, जबकि ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होते हैं। इनमें एनपीके बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। बाकी ये टेक्सचर को इम्प्रूव नहीं करते, ये ह्यूमस को ऐड नहीं करते, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो किल ही कर देते हैं। ओके, क्योंकि केमिकल ईट अप करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाइनली मर जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। इसके अलावा बेटा आपके एनसीईआरटी में मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में बताया हुआ है कि जो मेन्योर होते हैं वो हम कंपोस्टिंग से भी बना सकते हैं। सो कंपोस्ट इज बेसिकली, कंपोस्ट में होता क्या है, जब हम लोग वेजिटेबल या प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, इनको किसी में डिग करके, जैसे सॉइल में डिग किया एंड ये सारे वेस्ट को डाल दिया, और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड कर देते हैं। और क्या ऐड करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनमें ऐड करते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एडिशन की वजह से इनमें क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो पूरे ऑर्गेनिक वेस्ट को ईट करते हैं एंड उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू कंपोस्ट। तो वो कंपोस्ट बन जाता है, जिस कंपोस्ट को हम लोग एज अ मैन्योर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एक वर्मी कंपोस्टिंग भी होता है। कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्टिंग में ये डिफरेंस होता है कि वर्मी में रेड वर्म्स ऐड हो जाते हैं। जैसे आप बात कर रहे हो वर्मी, तो अब आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऐड नहीं करोगे, अब आप क्या ऐड कर दोगे, रेड वर्म्स को ऐड कर दोगे। रेड वर्म्स क्या करेंगे, जब उस
दैट इज ऑर्गेनिक मैटर को ईट करेंगे, उसे डाइजेस्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उससे जो बनेगा वो हमारा वर्मी कंपोस्ट होता है, जो कि ज्यादा न्यूट्रिटिव होता है। ठीक है, इसके अलावा ग्रीन मेन्योर होता है। ग्रीन मेन्योर इज बेसिकली जिसमें आप कोई एनिमल वेस्ट को यूज नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ प्लांट वेस्ट को यूज करके जो बनता है, हम उसे ग्रीन मेन्योर बोलते हैं। ओके, सो दिस इज फॉर क्वेश्चन टाइम। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो बेस्ट क्वेश्चन होता है, एक तो होता है बेटा सीजन क्रॉप वाला, जो हम ऑलरेडी 2 बार रिवाइज कर चुके हैं। एक है डिफरेंशिएट बिटवीन मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो हम लोग 2 3 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे मेन्योर इज ऑब्टेन्ड नेचुरली, जबकि फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस। ओके, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स से ये बनते हैं, जबकि ये नेचुरली तो बनते ही नहीं है, फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। इट इज नॉट वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स, जबकि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं दे आर वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। इसके अलावा इफ यू वांट टू ऐड, यू कैन ऐड कि ये ह्यूमस को ऐड करते हैं, टेक्सचर इंप्रूव करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, जबकि ये वो सारी चीजें नहीं करते हैं। ओके, सो फाइनली वी आर एंड फॉर टुडे। हमारा जितना भी टॉपिक हमें कवर करना था हमने कर लिया। अब हम नेक्स्ट जो भी हमारा चैनल पे जो वीडियो अपलोड होगा उसमें मैं आपको रेस्ट ऑफ द जो एनिमल प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में बताऊंगी। टिल देन बाय, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड प्लीज शेयर माय चैनल। कुछ काम का ज्ञान। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।